नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रवर्तन की तिथि क्या है? तो इसमें ऑप्शन है 1 जनवरी 1963, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1964, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1965, 1 जनवरी 1966। तो इसमें आंसर है अपना बी 1 जनवरी 1964 को। प्रश्न नंबर 2, परिसीमा अधिनियम 1963 का विस्तार क्षेत्र है। तो इसमें आंसर पहले भी था, लेकिन अब जब से ये अमेंडमेंट हुआ तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। तो इसका सीधा सा आंसर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई वाद विविध कालावधि के पश्चात संचित किया जाता है तो न्यायालय क्या उपचार प्रदान करेगा यदि परिसीमा की बात प्रतिरक्षा के तौर पर न उठाई गई हो? तो इसमें ऑप्शन है ए आवेदन स्वीकार करेगा, ऑप्शन बी आवेदन को संशोधन हेतु कहेगा, ऑप्शन सी दूसरा आवेदन उपस्थित करने को कहेगा, ऑप्शन डी आवेदन खारिज कर देगा। तो इसमें आंसर है डी आवेदन खारिज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, परिसीमा अधिनियम 1963 लागू नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन है न्यायालय की पूर्व की कार्रवाइयों पर, ऑप्शन बी न्यायालय की पश्चात की कार्रवाई पर, ऑप्शन सी अर्ध न्यायिक कार्रवाई पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो 4 में आंसर है ए न्यायालय की पूर्व की कार्रवाइयों पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहार प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुनरीक्षण की उसकी शक्तियों के प्रयोग के किस न्यायालय में आवेदन करने के लिए परिसीमा काल होगा? तो ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 10 दिन। तो 5 में आंसर है सी 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, आवेदक के अंतर्गत आता है। तो आवेदक के अंतर्गत ऑप्शन ए अर्जीदार, ऑप्शन बी वह व्यक्ति जिसको या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अधिकार व्यक्तिपूर्ण करता है, ऑप्शन सी वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक प्रशासन या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जा सकता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा अपना डी। ये आवेदक की जो परिभाषा है सेक्शन 2 के ए में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए धारा 2(j), ऑप्शन बी धारा 2(k), ऑप्शन सी परिसीमा काल की धारा 2 है, और ऑप्शन डी वाद धारा 2(j). तो इसमें साथ में ऑप्शन है डी वाद धारा 2(j) में नहीं है, 2(j) में तो शुक्राचार है, तो वाद होगा आई में। क्वेश्चन नंबर 8, अपकृत्य से अभिप्रेत है जो ए सिविल दोष जो संविदा भंग हो, बी सिविल दोष जो न्यास भंग हो, ऑप्शन सी सिविल दोष जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 8 में आंसर है डी, तो सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है ए जो किसी वाद के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, बी जो किसी अपील के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, ऑप्शन सी जो किसी आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, या डी उपरोक्त सभी सही है। तो 9 में है डी उपरोक्त सभी सही है।
क्वेश्चन नंबर 10। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार वाद में आता है। ए अपील, बी आवेदन, सी दोनों आते हैं, डी दोनों नहीं आते हैं। तो 10 में अपना आंसर है डी। वाद के अंदर अपील और आवेदन दोनों ही नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विलंब को माफ करने के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है। ऑप्शन ए धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 5 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत और ऑप्शन डी धारा 15 के अंतर्गत। तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी धारा 5 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन एमपी के एडीजे में भी आया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। धारा 5 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए आवेदन पर, ऑप्शन बी अपील पर, ऑप्शन सी निष्पादक की कार्रवाई पर, ऑप्शन डी वाद पर। तो 12 में आंसर है वाद और अब निष्पादक की कार्रवाई दोनों पे ही लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अधीन सामान्यतया विलंब के पर्याप्त कारण आते हैं। ऑप्शन ए अल्प वयस्कता, बी त्रुटिपूर्ण विधिक सलाह, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा अनुचित विलंब और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 13 में आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14। अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहां की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत कर दिया गया हो, वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के बाद के परिसीमा काल के चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि वह प्रशासन चलता रहे। ये एक क्वेश्चन एमपी के एडीजे एग्जाम में आया हुआ है 2008 में। तो 14 का ये आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 5 में, ऑप्शन सी धारा 9 में और ऑप्शन डी धारा 7 में। तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपके हिसाब से भी 9 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्या कोई अपील या आवेदन विहित कालावधि के पश्चात ग्रहण किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस धारा के अंतर्गत? तो ऑप्शन ए 3 में, ऑप्शन बी 4 में, ऑप्शन सी 6 में, ऑप्शन डी 5 में। तो 15 में आंसर होगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 16। एक वाद की अवधि 16 अगस्त को समाप्त हो रही थी तथा 16 अगस्त को रविवार था। उस पक्षकार को क्या उपचार प्राप्त है? ए वह 15 अगस्त को न्यायाधीश के घर जाकर आवेदन फाइल करेगा। ऑप्शन बी वह जिस दिन अर्थात 17 अगस्त को न्यायालय खुलने पर वाद फाइल कर सकता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों गलत है, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों सही है। तो 16 में आंसर होगा बी वह जिस दिन अर्थात 17 अगस्त को न्यायालय खुलने पर वाद फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। विधिक निर्योग्यता कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो 17 में अपना आंसर है ऑप्शन सी 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 18। जब कोई व्यक्ति अपनी निर्योग्यता समाप्त होने के पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रसित हो जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सही कथन बताएं। ए पहली निर्योग्यता के समाप्त होते ही वह वाद संचित कर सकेगा। ऑप्शन बी दूसरी निर्योग्यता से ग्रसित होने पर भी वाद संचित कर सकेगा। ऑप्शन सी परिसीमा काल की गणना दूसरी निर्योग्यता की समाप्ति के पश्चात ही शुरू होगी। ऑप्शन डी
ए एवं से सही है। तो अपना 18 में क्या आंसर है? ना ना, इसमें सी है। इसमें सी होगा, पहली नियोजकता के समाप्त होते ही वह संचित कर सकेगा। और सी है, परिसीमा काल की गणना दूसरी नियोजकता के समाप्ति के पश्चात ही शुरू होगी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। विधिक नियोगिता होती है। ए अप्राप्यता, बी पागलपन, सी जड़ बुद्धिता और डी उपरोक्त सभी। तो 19 में आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ की नियोगिता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहे, वह विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उतनी ही अवधि के भीतर वह संचित कर सकेगा। तो ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो 20 में आंसर है सी 3 वर्ष। जब परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है तो तत्पश्चात कोई भी अयोग्यता उसे नहीं रोक सकती। यह प्रावधान उसकी परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा में है? ऑप्शन ई धारा 5, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन डी सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 6। तो 21 में आंसर है ऑप्शन सी धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 22। विधिक नियोक्ता के आवश्यक तत्व कौन से हैं? ए नियोक्ता लगातार होनी चाहिए, बी नियोक्ता ऐसे व्यक्ति की होनी आवश्यक है जो वाद प्रस्तुत करने या निष्पादन का आवेदन करने का अधिकारी है। उपरोक्त दोनों सही है, उपरोक्त सभी गलत है। तो 22 में आंसर होगा टी नियोक्ता लगातार होनी चाहिए, नियोक्ता ऐसे व्यक्ति की होनी आवश्यक है जो वाद प्रस्तुत करने या निष्पादन करने का अधिकारी है। उपरोक्त दोनों सही है, इसमें सभी गलत बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 23। के को अपनी अव्यवस्था के दौरान किसी बंधपत्र पर वाद लाने का अधिकार प्रोद्भूत होता है। वे वाद लाने का अधिकार के प्रोद्भूत होने के 4 वर्ष पश्चात वयस्क होता है। वयस्क होने के 1 वर्ष पश्चात वह उन्मत्त हो जाता है। वह 3 वर्ष तक उन्मत्त बना रहता है। के का वाद ए चलने योग्य है यदि उन्मत्तता से ठीक हो जाने के 1 मास के भीतर वह वाद संचित करे। बी चलने योग्य है यदि उन्मत्तता से ठीक हो जाने के 1 वर्ष के भीतर वह वाद संचित करे। सी चलने योग्य है यदि उन्मत्तता से ठीक हो जाने के 3 मास के भीतर वह वाद संचित करे। डी अवधि बाधित है, भले ही वह उन्मत्तता से ठीक हो जाने के 1 दिन के भीतर वाद संचित करे। 23 में आंसर है डी अवधि बाधित है, भले ही वे उन्मत्तता से ठीक हो जाने के 1 दिन के भीतर वाद संचित करे। क्वेश्चन नंबर 24। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6 निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होती है? ए वाद पर, बी डिग्री निष्पादन पर, सी अपील पर, उपरोक्त सभी पर लागू होती है। तो इसमें आंसर है सी अपील पर। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार अप्राप्य के अंतर्गत भी आता है। 14 वर्ष का बालक, बी 12 वर्ष का बालक, सी गोद लिया बालक, डी गर्भस्थ अपत्य। तो 25 में आंसर है डी गर्भस्थ अपत्य, बी अप्राप्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अनुसार धारा 6 या 7
की गई कोई भी बात। ए सुपा के अधिकारों को परिवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती। ऑप्शन बी सुपा अधिकारों को परिवर्तित कराने के वादों को लागू होती है। सी उपरोक्त दोनों सही है। डी उपरोक्त दोनों गलत है। तो 26 में आंसर क्या होगा? सुपा अधिकारों को परिवर्तित कराने के वादों को लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी व्यक्ति को जो उचित पक्षकार तो है किंतु आवश्यक पक्षकार नहीं है, वाद में शामिल न किए जाने से वाद के चलाए जाने योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए राम प्रसाद बनाम मोतीलाल AIR 1936 SC 278। बी है देवीदास बनाम श्री सेल्लप्पा AIR 1961 SC 1277। सी मोतीलाल दुबे बनाम इंदुबाल AIR 1964 SC 1295। डी एम किशोर बनाम MP राज्य AIR 1990 SC 313। तो 27 में इसका आंसर है बी देवीदास बनाम श्री सेल्लप्पा AIR 1967 SC 1277। क्वेश्चन नंबर 28। धारा 12 के अर्थान्वयन के अंतर्गत अपेक्षित समय से क्या तात्पर्य है? 28 में ए युक्तियुक्त समय, बी उचित एवं युक्तियुक्त समय, सी उचित समय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 28 में आंसर है बी उचित एवं युक्तियुक्त समय। क्वेश्चन नंबर 29। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किस वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को अपवर्जित कर दिया जाएगा? ये MP ADJ 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए वह दिन जिस पर प्रतिवादित निर्णय सुनाया गया था। ऑप्शन बी डिग्री या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाती है कि प्रतिलिपि विप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय। ऑप्शन सी वह दिन जिससे ऐसी परिसीमा काल की गणना की जानी है। ऑप्शन डी वह दिन जिस पर वाद, अपील या आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। तो 29 में इसका आंसर है सी वह दिन जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। क्वेश्चन नंबर 30। धारा 13 परिसीमा अधिनियम निम्न में से किस पर लागू होता है? एक इंचन के रूप में वाद लाने पर, बी एक इंचन के रूप में अपील फाइल करने पर, सी वे दोनों पर, डी दोनों पर नहीं। तो 30 में इसका आंसर है सी ये वाद लाने पर और अपील फाइल करने के दोनों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 31। अधिनियम का कौन सा प्रावधान बिना अधिकारता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन उपबंधित करता है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसमें 31 में आंसर है बी धारा 14 में। क्वेश्चन नंबर 32। परिसीमा अधिनियम की धारा 14 की आवश्यक शर्तें निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए ऐसी कार्रवाई सिविल होना आवश्यक है। ऑप्शन बी पश्चात वाली कार्रवाई में प्रतिवादीगण वही होना चाहिए जो पहले वाली कार्रवाई में थे। ऑप्शन सी वाद हेतु दोनों कार्रवाइयों में समान होना चाहिए। डी उपयुक्त सभी। तो 32 में इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33। किसी वाद के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान प्रतिवादी भारत से तथा भारत के बाहर उन राज्य क्षेत्रों में जो केंद्रीय सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा हो। यह प्रावधान किस धारा में है? 33 आंसर है ऑप्शन ई 15(4), ऑप्शन बी 15(3), ऑप्शन सी 15(2), ऑप्शन डी 15(5) में। तो इसका आंसर है 15(5) में डी। क्वेश्चन नंबर 34।
कृषि अधिनियम की धारा 15 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? ए वाद पर, बी अपील पर, सी निष्पादन के आवेदन पर, डी उपभोग सभी पर। तो 34 में इसका आंसर है बी अपील पर। क्वेश्चन नंबर 35 सही सुमेलित नहीं है। ए सद्भावपूर्वक कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन धारा 15 में, बी कपट या भूल धारा 17 में, सी वैध अभिस्वीकृति धारा 18 में, डी किंचन के रूप में वाद धारा 12 में। तो 35 में क्या है आंसर? डी किंचन के रूप में वाद लाने पर। और आंसर इसमें ए और किंचन के वाद दोनों ही इसमें गलत है, क्योंकि यह सद्भावपूर्वक कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन धारा 14 में दिया गया है और किंचन के रूप में वाद लाने का धारा 13 में। तो ये दोनों गलत है। बी कपट या भूल सही है 17 में और वैध अभिस्वीकृति 18 में सही है। क्वेश्चन नंबर 36 धारा 17 निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होती? ए सिविल कार्रवाइयों पर, बी आपराधिक कार्रवाइयों पर, सी निष्पादन कार्रवाइयों पर, डी एवं विकल्प पर। 36 में इसका आंसर है बी आपराधिक कार्रवाई पर। नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।